नमस्कार। भारत की आज़ादी की कहानी बहुत बड़ी और दिलचस्प है, पर इसी कहानी के अंदर एक और कहानी है, दो अलग-अलग रास्तों की। आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उन शुरुआती दिनों की, जब आज़ादी पाने के लिए दो सोच आमने-सामने खड़ी थी। एक थी सुधार की और दूसरी थी स्वराज की। चलिए समझते हैं, कौन थे नरमपंथी और गरमपंथी। सोचिए, मंजिल एक ही थी, भारत की आजादी। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते एकदम अलग थे। एक रास्ता सुधार का था तो दूसरा रास्ता क्रांति का। तो सवाल यह है कि एक ही आंदोलन में ये दो अलग अलग धाराएं कैसे और क्यों बनी। आइए इसी को समझते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये दौर था नरमपंथियों का, जो करीब 1885 से 1905 तक चला। इसे हम धैर्य का दौर भी कह सकते हैं। ये कांग्रेस का वो पहला फेज था जब नेताओं को लगता था कि बातचीत और शांति के रास्ते पर चलकर भी बदलाव लाया जा सकता है। तो आखिर ये नरमपंथी थे कौन? देखिए, ये वो शुरुआती लीडर्स थे जिन्हें अंग्रेजों के न्याय और उनके सिस्टम पर भरोसा था। उनका मानना था कि ब्रिटिश हुकूमत को अंदर से ही सुधारा जा सकता है। उनका लक्ष्य फौरन पूरी आज़ादी पाना नहीं था, बल्कि वो चाहते थे कि सरकार चलाने के तौर तरीकों में सुधार हो और भारतीयों को ज़्यादा अधिकार और हिस्सेदारी मिले। उनका काम करने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प था, जिसे 3 P's मेथड कहा जाता है। पहला पी था पिटिशन, मतलब सरकार को अपनी मांगें लिखकर भेजना। दूसरा पी था प्रेयर, यानी ब्रिटिश शासकों की अंतरात्मा से, उनके न्याय की भावना से अपील करना। और तीसरा पी था प्रोटेस्ट, पर यह विरोध भी शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में रहकर होता था। इस दौर के कुछ सबसे बड़े चेहरों में थे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम सब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। फिर थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो आगे चलकर महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी बने। इनके अलावा WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता जैसे कई बड़े नेता थे जो इसी सोच पर यकीन रखते थे। लेकिन 20 साल गुजर गए। 20 साल तक शांति से कोशिशें चलती रहीं, पर जमीन पर कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे लोगों का और कांग्रेस के अंदर ही कुछ नेताओं का सब्र जवाब देने लगा। अब एक नई और ज्यादा दमदार आवाज उठने की तैयारी हो रही थी। इस नई सोच के पीछे कई बड़ी वजहें थीं। पहली तो यही कि 20 सालों की कोशिशों का कोई खास नतीजा नहीं निकला। फिर 1896 के आसपास जब देश में भयानक अकाल पड़ा था, तब ब्रिटिश सरकार ने एक आलीशान दिल्ली दरबार का आयोजन किया। इससे लोगों को उनकी असंवेदनशीलता का पता चला। इसी बीच 1905 में जापान जैसे एक छोटे से एशियाई देश ने रूस जैसी बड़ी यूरोपियन ताकत को हरा दिया, जिसने भारतीयों में एक नया आत्मविश्वास भर दिया। और फिर 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का बंटवारा कर दिया, जिसने मानो बारूद में चिंगारी का काम किया। पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। और इसी गुस्से और निराशा की आग से जन्म हुआ गरमपंथियों का। ये नया दौर 1905 से शुरू हुआ और अब मांग सुधार की नहीं, बल्कि स्वशासन यानी स्वराज की थी। गरमपंथियों का हिसाब किताब बिल्कुल साफ था। उन्हें अंग्रेजों की नीयत और उनके न्याय पर जरा भी भरोसा नहीं था। उनका मानना था कि अर्जी देने और अपील करने से आज़ादी जैसी बड़ी चीज नहीं मिलने वाली। उनका एक ही लक्ष्य था, स्वराज यानी ब्रिटिश राज से पूरी तरह से आज़ादी। इस पूरी भावना को अगर एक लाइन में समझना हो तो बाल गंगाधर तिलक का ये नारा ही काफी है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह उस दौर की एक पूरी पीढ़ी का ऐलान था। जाहिर है, जब सोच बदली तो तरीके भी बदले। गरमपंथियों ने ब्रिटिश सामान, स्कूल और अदालतों का बहिष्कार करने का नारा दिया। उन्होंने स्वदेशी यानी भारत में बनी चीजों को अपनाने पर जोर दिया और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी तरह का सहयोग ना करने की नीति अपनाई, जिसे हम निष्क्रिय प्रतिरोध कहते हैं। इस नई आग को हवा देने वाले 3 सबसे बड़े नेता थे, जिन्हें हम लाल बाल पाल की तिकड़ी के नाम से जानते हैं, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इनके साथ एक और बहुत बड़ा नाम था, अरविंदो घोष का। ये सब स्वराज के सबसे बड़े पैरोकार थे। और इन नेताओं ने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि जमीन पर काम भी किया। तिलक ने अपने अखबार केसरी और मराठा से लोगों में चेतना जगाई। लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक जैसे भारतीय संस्थानों की नींव रखी। वहीं बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष ने अपने जोरदार लेखन से राष्ट्रवाद की भावना को घर घर तक पहुंचाया। तो अब तक हमने दोनों गुटों को अलग अलग समझ लिया है। चलिए अब एक फाइनल तुलना करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों की सोच और तरीकों में बुनियादी फर्क क्या थे। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ नरमपंथी थे, जिनका लक्ष्य था संवैधानिक सुधार। दूसरी तरफ गरमपंथी थे, जिनका लक्ष्य था पूर्ण स्वराज।
नरमपंथियों का तरीका 3 पीस का था, तो गर्मपंथियों ने बहिष्कार और स्वदेशी का रास्ता अपनाया। एक को अंग्रेजी न्याय पर भरोसा था, दूसरे को बिल्कुल नहीं। और सबसे जरूरी बात, नरमपंथियों को जमींदारों और समाज के ऊंचे तबके का साथ मिला, जबकि गर्मपंथियों की ताकत आम जनता थी, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। तो ये थी कहानी एक मंजिल और दो रास्तों की। दोनों का मकसद भारत का भला ही था, बस नजरिए और तरीकों का फर्क था। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आज़ादी की लड़ाई में आखिर वो कौन सा मोड़ आता है जब सब्र रखना एक गुण नहीं बल्कि एक कमजोरी बन जाता है। इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आप इसी वीडियो के बेस्ट क्वालिटी नोट्स चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।